नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैं कल बाहर गया था, नहीं था स्टूडियो में, तो कल रिकॉर्ड नहीं पाया और तो शाश्वत ने मुझे रिप्लेस किया, अच्छा काम किया। तो आज वापस हम दोनों हैं इस डिस्कस करने के लिए आज की नए डेवलपमेंट्स को। आज की डेवलपमेंट्स में मार्केट सुबह नीचे गिरी थी। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट वापस रिकवर कर फ्लैट प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स में है। एंड में क्या होगा हमें पता नहीं। आज मुख्य खबर ये है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई थी। दूसरी, एचडीएफसी बैंक ने एक बोनस इशू अनाउंस की है। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहला माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में फ्यूशन ने पहला अनाउंस किया था कि वो राइट्स इशू करेंगे। वॉनबर्ग पिंकस बैक कंपनी है वो, उन्होंने राइट्स इशू की। उसके बाद कैपिटल बेस को आपने बढ़ाया और क्योंकि कैपिटल बेस बढ़ाया तो लेंडर्स को कॉन्फिडेंस आया। उसी तरह वे एक्सपेक्टेड था कि स्पंदाना स्फूर्ति भी फंड्स रेज करेगी। स्पंदाना स्फूर्ति ने कल बोर्ड मीटिंग हुई, उन्होंने 750 करोड़ की फंड रेजिंग प्लान अप्रूव की है, जिसपे 400 करोड़ उन्होंने अभी राइट्स इशू की अनाउंस की है। फ्राइडे शुक्रवार को ये अनाउंस होगा क्या दाम में होगा और राइट एंटाइटल्स में कितना होगा। राइट एंटाइटलमेंट मतलब कितने शेयर की राइट्स मिलेंगी। कि उनकी जो प्लान है वो 400 करोड़ की प्लान है। क्यों कम है? इसीलिए कि अगर रिटेल और अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब नहीं की तो केदारा कैपिटल और एडवेंटस कैपिटल को फुल पैसा लेके आना पड़ेगा। इश्यू को वो डिवाल नहीं होने देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और कैपिटल इन्फ्यूशन बहुत जल्दी चाहिए ताकि बैंक्स हैप्पी रहें कि प्रमोटर्स अपने हिसाब की पैसा डाल रहे हैं जब इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है। तो ये तीन चीज़ मुझे बात करनी थी शाश्वत के साथ। शाश्वत। तो पहले हम यूएस के बारे में बात करते हैं। ये आपका एक फेवरेट टॉपिक है। तो उनका इन्फ्लेशन रेट के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कहाँ उनका इंटरेस्ट रेट जाने वाला है और उसका प्रभाव उनके स्टॉक मार्केट में और फिर हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे आने वाला है? स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है कि अमेरिका की टैरिफ्स के कारण प्राइसेस राइज होना शुरू हो गए हैं। अभी जो प्राइस इन्फ्लेशन रीडिंग आई थी जून की, उसमें 2.9% इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन 2.7% थी। ट्रंप और बेसेंट ने शुरू कर दी कि इंटरेस्ट रेट नीचे लाओ, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने रीडिंग को डिटेलली स्टडी की। उन्होंने ये पता लगाया कि अमेरिका की जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, वो बढ़ी नहीं, एक ही कारण है, यूज कार्स की प्राइस और नई कार की प्राइस दोनों बढ़ी नहीं, इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन ट्रम्प का दावा है कि वो 25% जापान पे डालेंगे कार्स में, जापानीज कोरियन कार्स में 25% टैक्स लगाएंगे, चाइनीज कार्स में और ज़्यादा लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो प्रेशर्स है वो नई कार्स में जरूर आएंगे। अगस्त तक आना है। जब नई कार्स का दाम बढ़ेगा तो यूज्ड कार्स का दाम भी बढ़ेगा। इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और क्योंकि यूज्ड कार्स और कार्स कोर इन्फ्लेशन में भी है, कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। डलास की जो गवर्नर है उन्होंने कल बताया कि जुलाई की एंड में कोई रेट कट नहीं होगा, लेकिन शायद जेरोम पॉल में प्रेशर आएगा। अगर अगस्त सितंबर में भी कोई बड़ा इन्फ्लेशन रीडिंग नहीं हुआ तो 1.25 कट आ सकती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ने 3 को ब्रीच कर लिया तो वो रेट कट नहीं आएगा। मेरे हिसाब से एंड ऑफ जुलाई और एंड ऑफ सितंबर तक 1.25 की रेट कट आ सकती है। लेकिन अगर जो 4.25 से 4.5 है
वो 4 से 4.25 बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होना होगा, उसको 2 तक नीचे आना है। उसके संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसको आने के लिए 3 बार 0.5 कट करना पड़ेगा और 2 बार 0.25 कट करना पड़ेगा। वो तो जेरोम पोल नहीं करेंगे। तो एक 0.25 रेट कट साइकोलॉजिकली मार्केट को थोड़ी दिन के लिए पुशअप कर सकती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर सितंबर तक उन्होंने वेट की और इन्फ्लेशन 3% के ऊपर चला गया तो रेट कट अक्टूबर नवंबर तक चली जाएगी। तो बड़ा रेट कट नहीं आने वाला है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती नहीं है 2.5 to 3% में स्टेबलाइज होना है इंटरेस्ट रेट्स को। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये रेट बरकरार रहेगा, और अगर कंट्रोल के ऊपर जाती है तो रेट बढ़ेगा भी। दी सेकेंड लेटर सोल्यूशन मैंने जब दो दिया कि रेट वहीं की वहीं रहेगी और ऊपर जाएगी और इन्फ्लेशन भी ऊपर जाती है, तो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। ये सब 2% इंटरेस्ट रेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होगा, फ्री फ्लोट हो जाएगा स्टॉक प्राइसेस। एक 0.25% रेट कट नेदर फेवर करेगा ना डिसफेवर करेगा। भारत के बारे में अगर हमें बात करना है कि उनकी क्लेम ये है कि ऑलरेडी उन्होंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, इन्फ्लेशन 2.1% तक पहुंच गई है, तो और रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। लेकिन अगर आरबीआई ने रेट कट की तो क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है और पैसा बाहर जाएगा और आरबीआई को और डॉलर्स बेचने पड़ेंगे, नहीं तो रुपया को छोड़ देना चाहिए, 90 तक चल सकता है। तो भारत के लिए असर कुछ नहीं है अगर रेट कट आती है या नहीं है। अगर रेट कट आती है तो फॉल इन रुपी डिले हो जाएगी, अगर रेट कट नहीं आती है फॉल इन रुपी जल्दी आ जाएगी। पिछले 2 दिन में 2 बार ऐसा हुआ है कि 85-95 तक मार्केट गई, उसके बाद आरबीआई ने डॉलर बेची और मार्केट को कंट्रोल में लाई। तो ओवरऑल बेस भारत के लिए नेगेटिव है मार्केट। ठीक है, तो अगली जो हम बात करेंगे वो HDFC की बोनस के बारे में बात करते हैं। तो क्या एक बेहतरीन मोमेंट है जब लोग HDFC खरीद सकते हैं और एक अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं इससे? नहीं, एचडीएफसी में कुछ प्रॉब्लम्स है। एचडीएफसी का ये प्रॉब्लम है, एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी से मर्ज किया और ये शॉर्टकट मर्जर था कि दीपक परेख ने फोर्स मर्जर कर दी। इसीलिए फोर्स मर्जर कर दी क्योंकि उनकी जो लोन्स टू कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी वो प्रेशर में थे, क्योंकि रियल एस्टेट नेगेटिव साइकिल में जा रहा था। तो एचडीएफसी को जो फंड रेज करना चाहती थी वो बहुत कॉस्टली फंड्स थी। तो ऐसे ऐसी तरफ उन्होंने रिवर्स मर्जर करके बैड लोन्स को पे ऑफ करना चाहते थे। तो जब रिवर्स मर्जर हुआ डिपॉजिट्स आना बंद हो गया एचडीएफसी बैंक में। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 105 106 तक चला गया। तो आरबीआई ने कहा कि उसे आप 90 या 85 तक लाए, 85 to 90। तो उनको 2 काम करना पड़ा, डिपॉजिट्स बहुत ग्रो नहीं की तो उन्होंने लेंडिंग को क्लैम्प डाउन किया, और जो अच्छे पोर्टफोलियो हैं, जो उनकी पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स और ऑटो लोन्स है, ए ग्रेड लोन्स, उनको बेचा। अगर एक्चुअली बेचना तो कंस्ट्रक्शन लोन्स को बेचना था, लेकिन कोई नहीं खरीदता। तो यही एक अच्छा सेलिंग दी हाउस सिल्वर इंग्लिश में बोलते हैं, उन्होंने वो की। दूसरी बात है कि शशिधर जगत्तानंद ने के अगेंस्ट एक लीलावती ट्रस्ट की ओनर्स ने केस डाल दी। उनका क्लेम है कि ये झूठा केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने रिलीफ देने से इनकार कर दी कि उस एफआईआर को क्वाश करो। एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश नहीं करने दिया। दूसरी बात यह है कि 3 या 4 ब्रांचेस राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में अभी ईओडब्ल्यू केसेस हो गए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ द गवर्नमेंट ने केस डाला है कि एचडीएफसी बैंक्स की मैनेजर्स ने, वाइस प्रेसिडेंट्स ने कस्टमर्स को मिसलीड कर कर एनआरआई कस्टमर्स को उनकी एनआरई अकाउंट के अगेंस्ट लोन देके
उन्हें क्रेडिट स्विस की ये टायर 1 बॉन्ड्स बेचिए। अगर आपके पास $50,000 डिपॉजिट है तो आपको $30,000 कर्ज में देके आपके हाथ में 10,000 बॉन्ड डाल दिया। अब क्रेडिट स्विस बैंक बैंकरप्ट हो गया तो बैंक ये जीरो हो गया, तो सारे ग्राहक ने जाके केस लिख दिया कि एचडीएफसी के कारण हमें लॉस हो गया है। वो रजिस्टर भी हो गया कंप्लेंट। क्लाइंट्स का ये कंप्लेन है कि उनकी एनुअल तनख्वाह उन्होंने $40,000 $50,000 लिखा था, लेकिन एचडीएफसी की स्टाफ ने बॉन्ड की सेल प्रेशर के कारण $40,000 को $140,000 लिखकर उन्होंने ये बॉन्ड बेच दी। लेकिन अमेरिका में रूल्स ये है कि अगर आपकी तनख्वाह $140,000 नहीं है तो आप इस बॉन्ड को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। सो इस हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट को नॉट सो मिडिल क्लास के बिना बिलो लेवल में क्यों बेचा, ये इंक्वायरी चल रही है। इन सारी को नेगेटिव न्यूज़ को कवर करने के लिए उन्होंने एक बोनस इश्यू अनाउंस कर दी। कितना बोनस, क्या रिकॉर्ड डेट होगा, वो 19th को डिसाइड होगा। तो ये अटेंशन डाइवर्सिंग स्ट्रैटेजी है। अगर 1:1 बोनस है, ऑन डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट ये 50% गिरेगा। आप उसके जाके खरीदना मत, कंसिडर करना मत। जैसा पिछले वेडनेसडे में अशोक लेलैंड की रिकॉर्ड डेट थी, तो उसका 50% फॉल हो गया प्राइस। तो इसका मतलब है फंडामेंटली कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गई है, इसीलिए प्राइस 50% डाला है। वैसे ही प्राइस 50% डिप होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गई है। अगर आपने पहले ही खरीदा है तो आपको बहुत अच्छा खासा बोनस मिलेगा, लेकिन जब स्प्लिट के बाद आप खरीदने से वापस इमीडिएटली नहीं आएगा मार्केट। तो ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है एचडीएफसी बैंक के तरफ से। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।